Hello student, good morning to you all and once again welcome to you all in my channel। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ टॉपिक को। इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंतर्गत हम एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन विच इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। एज यू नो, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द रिलेशन इन द प्रीवियस क्लास 11th, वहां भी था। तो रिलेशन एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम। रिलेशन जो होता है एक सेट ही होता है सबसे पहली बात, और ये जो सेट होता है वो किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी के लिए बनता है, यानी दो सेट के बीच में रिलेशन पाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है? वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट। ठीक है, इस रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे डिराइव होते हैं? तो डिराइव डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो ऑर्डर पेयर का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बना है, उसके पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो सेम रिलेशनशिप पाया जाता है उससे डेरिव्ड होता है ये रिलेशन। तो फाइनली जो रिलेशन होता है इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या इक्वल भी हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो रिलेशन ये होता है। अच्छा, अब हम आज पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप्स। चलिए, इसके लिए हम सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ओपन करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही से इसको ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर्स है। इंट्रोडक्शन यहाँ स्टार्टिंग में दिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन नंबर 1 एंड डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। डेफिनेशन नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्टी रिलेशन। चलिए इसको रीड करते हैं। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। इसमें क्या लिखा है? If no element of A is related to any element of A, यानी अगर कोई एलिमेंट, उस ए का कोई एलिमेंट उसी ए के एलिमेंट से कोई भी रिलेशनशिप में नहीं होता है ना, वो खाली रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, या इसको हम वॉइड रिलेशन भी कह सकते हैं, नल रिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 11th में कहते थे नल सेट, वॉइड सेट, है ना, एम्प्टी सेट, तो बात एक ही है। तो रिलेशन भी जैसे नाम से पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो कोई भी एलिमेंट कब नहीं होगा? जब इस सेट का, जिस सेट के लिए बन रहा है, सेट ए के लिए बन रहा है, तो नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो ये है क्या? एम्प्टी रिलेशन। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है। सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक सेट लिया है। अब एक रिलेशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। देखिए ये रिलेशन है R इक्वल्स टू ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल्स टू 10। इस तरह का रिलेशन के दो एलिमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का हो, तो ऐसे कितने पेयर होंगे जिनमें एलिमेंट के बीच में क्या हो? 10 का डिफरेंस हो। तो ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। पेयर मींस जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए ड्रॉ करेंगे तो उसमें कौन कौन एलिमेंट आएंगे? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। इसी तरह से पूरा कितने एलिमेंट होंगे? 16 एलिमेंट होंगे। उन 16 एलिमेंट में से ऐसा कौन सा पेयर होगा जिसमें डिफरेंस 10 का आता है? तो ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस सेट में, यानी जो R है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कैसा होगा? फाई होगा, यानी एम्प्टी होगा ये। तो इसलिए इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन ठीक इसका हम ऑपोजिट भी कह सकते हैं। जहां हमने यहाँ कहा था कि एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ सारे ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ए क्रॉस ए के सारे ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे।
तो देखिए a relation R in a set A is called the universal relation if each element of A is related to every element of A, यानी उस सेट A का हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप में होगा, सारे ही एलिमेंट रिलेशनशिप में होंगे। यानी R जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो कंप्लीटली A क्रॉस A के इक्वल होगा, यानी A क्रॉस A मीन्स सारे ही पेयर R में शामिल होंगे। ठीक है, तो R इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A, तो इक्वल भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां इक्वल का आ रहा है, यानी एक्सट्रीम कंडीशन है ये, है ना, और जहां कोई भी नहीं आ रहा वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है। ये दोनों एक्सट्रीम रिलेशन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि एक में तो बिल्कुल एलिमेंट नहीं है, फाई है, और दूसरे में कंप्लीटली सारे ही पेयर आ रहे हैं, तो कंप्लीटली वही ए क्रॉस ए सेट है उसमें, तो इसलिए इन दोनों को एक्सट्रीम रिलेशन भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो देखिए यहाँ इसी की बात करें, यहाँ पे 16 एलिमेंट थे पेयर में, तो एक रिलेशन इन्होंने फिर से डिफाइन किया R डैश इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए माइनस बी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जो ए और बी का पॉजिटिव डिफरेंस है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें इनका जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो हमेशा कोई भी पेयर आप ले लीजिए, इसमें से डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा और 0 से बड़ा ही आएगा, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये चीज इसके सारे पेयर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सारे पेयर ही R में शामिल होंगे। इट मीन्स R जो है कंप्लीटली ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। तो ये है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन आपने एग्जांपल के साथ समझा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिलेशन विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ हम पहले पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सबसे पहली बात तो ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ही एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो आगे भी काम आता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिलेशन ये कहा जा रहा है, और ये सिग्निफिकेंट रोल है इसका, अभी मैंने बताया भी। और टू स्टडी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसको पढ़ने से पहले हमें 3 रिलेशन और पढ़ने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? वी फर्स्ट कंसिडर 3 रिलेशन, नेमली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए अब ये 3 क्या होते हैं, तो डेफिनेशन नंबर 3 इसी के लिए बनी है। तो डेफिनेशन नंबर 3 देखिए, a relation R in a set A is called reflexive if AA belongs to R, for every A belongs to A. It means एक रिलेशन R, किसी सेट में एक रिलेशन R रिफ्लेक्सिव तभी कहा जाएगा if AA belongs to R, ये कंडीशन जब फॉलो होगी। एंड सिमेट्रिक तब कहा जाएगा if A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R, for all A1 A2 belongs to A. सिमेट्रिक कब कहा जाएगा? जब A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R, यानी रिवर्स में भी जब ट्रू होगा, सही होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव में क्या होगा? ट्रांजिटिव में 2 पेयर अगर होते हैं तो थर्ड पेयर भी होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 belongs to R, for all A1 A2 A3 belongs to A। ठीक है, इन दोनों के होने से अगर ये भी आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम बुक से ही ले लेते हैं। बुक्स देखिए कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का एक रिलेशन है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यू कैन सी इन द स्क्रीन definition for a relation R in a set is said to be an equivalence relation if
आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर वो तीनों ही है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल 2 है, लेट T be the set of all triangle in a plane with R relation in T given by R equals to T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। और हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक व्हाइट स्क्रीन में लेकर आता हूं और उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये व्हाइट स्क्रीन है, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो सेट P है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं वो उन सभी का सेट। R कैसे डिफाइन किया है इन्होंने, T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इस तरह का एक रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया है और उसको हमें प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव देखना है, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हमें रिफ्लेक्सिविटी लिखना है, ये हेडिंग होनी चाहिए रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या देखते हैं, सेम वाले देखते हैं एलिमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था A belongs to R। तो T1 and T1 belongs to R Q as T1 belongs to R, yes है, as every triangle congruent to itself। हर ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है, अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसलिए T1 belongs to R यस होगा। तो इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक करने के लिए हम लिखेंगे सिमेट्रिक हेडिंग। सिमेट्री में हमें एक पेयर लेना है और उसका रिवर्स भी सही होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट T1 T2 belongs to R। एक पेयर हमने उठाया रिलेशन का जो कि बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है तो मीन्स क्या हुआ, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, क्योंकि अगर बिलोंग करता है तो कॉन्ग्रुएंस होगा तभी बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1। ऐसे रिवर्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो है, आगे पीछे लिख लेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ T2 T1 belongs to R, क्योंकि जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंस होगा तो रिवर्स में भी बिलोंग्स करेगा। तो इसलिए ये कैसा रिलेशन हुआ, ये सिमेट्रिक हुआ। हम लिख लेंगे यस R इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हमें क्या लेना होता है, दो पेयर लेने होते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। ये दो हमने क्या ले लिए, दो पेयर ले लिए जो कि रिलेशन को बिलोंग्स कर रहे हैं। बिलोंग्स कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट T1 T2 belongs to R means that T1 congruent to T2 and T2 T3 belongs to R means that T2 congruent to T3 implies that, अब देखिए T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंस है, तो इट मीन्स दैट क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंस होगा, तो आंसर होगा यस। जब T1 T2 के है, T2 T3 के है, तो आपस में तीनों कॉन्ग्रुएंस होंगे तो 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंस होगा। और T1 कॉन्ग्रुएंस टू T3 एंड इंप्लाइज दैट T1 T3 belongs to R, therefore transitive, R is ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों
निकल के आया, इसलिए ये कैसा रिलेशन है, यस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं।